हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो चैनल पे विजन IAS की इकोनॉमी की वीडियो अपलोड हो गई है। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो, आई वुड लिंक दैट वीडियो इन द आई बटन। तो देखिए, उसमें बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप खुद से अगर कंटेंट को पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहुत जगहों पे जब आप एक फ्लो में पूरा इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो यू वुड स्टॉप एट वेरियस पॉइंट्स कि अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है कि म्यूनिसिपैलिटीज अपने फिनेंस के रिकॉर्ड्स को कैश अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू रखती है, मेंटेन करती है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कैसे दिक्कत है कैश अकाउंटिंग सिस्टम, और होता क्या है कैश अकाउंटिंग सिस्टम? ये सारी चीजें तो विजन IAS की मैगजीन में नहीं लिखी। या फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो एक प्रो सिक्लिकलिटी को फॉलो करती हैं, और प्रो सिक्लिकलिटी को फॉलो करने की वजह से काफी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी एक क्राइसिस रिडन कंट्री है वो और क्राइसिस में सिंक कर सकती है। तो व्हाट इज प्रो सिक्लिकलिटी और ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में एक एक्सक्लूजन की लिस्ट है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको फंड नहीं किया जा सकता। तो कौन से फंड्स और कैसे? क्योंकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जब आपको एलिमिनेट करना होगा तो आपको एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, तो कैसे आप याद रख सकते हैं? इन अ लॉजिकल वे। बहुत सारी ऐसी चीजें, आप एक बार कंटेंट को खुद पढ़िए, आप वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कंपेयर कीजिए। इन केस यू फाइंड इट हेल्पफुल, यू कैन कंसिडर स्टिकिंग टू दीज विजन IAS की वीडियोस। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इनटू मेकिंग दीज वीडियोस। तो अगर आप सच में बेनिफिट करते हैं, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। तो बेसिकली अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और हाँ, एक और चीज, आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें शुरुआत के 15 से 20 मिनट में हमने काफी सारी चीजें, एथिक्स की केस स्टडी, GS1 का क्वेश्चन, GS3 का क्वेश्चन, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो जोशी मठ का लैंड सब्सिडेंस केस है वो किस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो का जो पहला आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आप जानते हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस में हमसे बार बार ये पूछा जा रहा था कि आप किसकी साइड पे हैं, आप रशिया की साइड पे हैं, आप यूक्रेन की साइड पे हैं, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने कहा कि हम फूड सिक्योरिटी की साइड पे हैं, हम फर्टिलाइजर सिक्योरिटी की साइड पे हैं। तो आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से फर्टिलाइजर सिक्योरिटी भी हिट हुई थी। तो फर्टिलाइजर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही में आप ये जानते हैं, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे एन एडिटोरियल पॉप्स आप इन इंडियन एक्सप्रेस, जो जहां पे किसी इकोनॉमिस्ट ने एनालाइज किया होता है कि कैसे जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो फिस्कल हेल्थ के लिए सही नहीं है भारत की। सो हाउ इज इट, कैसे गलत है हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए? बहुत सारी चीजें। फर्टिलाइजर्स, आई पर्सनली बिलीव, एक बहुत स्टिकी पॉइंट हो सकता है आपकी प्रेपरेशन के लिए, और बहुत लोग शाई अवे फ्रॉम रीडिंग फर्टिलाइजर्स का टॉपिक, क्योंकि उन्हें काफी डिफिकल्ट लगता है। और प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि प्रेलिम्स में क्या है कि जो नई नई इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीजों पे पूछा जाता है। तो फर्टिलाइजर्स में भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रेलिम्स में आपको टेस्ट किया जा सकता है कि ओके, आर यू क्लियर विद द बेसिक्स? डू यू नो व्हाट यूरिया इज ऑल अबाउट? व्हाट एक्चुअली यूरिया इज, सिंस यू हियर अ लॉट अबाउट यूरिया। सो कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके आगे GS3 में फर्टिलाइजर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है, उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारी चीजें कंसिडर करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक बेसिकली काफी डेटा है द चैलेंज से पहले। तो ये डेटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो आपको जो ऑनगोइंग ट्रेंड्स हैं वो भी लिखने ही पड़ेंगे। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर यहाँ से बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, जो वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आपको काफी डिफिकल्टी हो सकती है, वो वर्ड्स जो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट है जिसमें
स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन साथ में लिखी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, दे कैन जंबल, है ना, वो जंबल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन में स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन लिखी है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन लिखी है। दिस इज हाउ यूपीएससी प्लेज, राइट। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है जिसमें केवल एक ही प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जाता है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो पोटेशियम है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूरिया, है ना। यूरिया में आप क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, नाइट्रोजन। तो एक ही न्यूट्रिएंट है जो इससे सप्लाई हो रहा है। दिस इज अ स्ट्रेट फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कंटेन्स 2 और 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे अगर हम डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें, ठीक है, तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है। अब एक स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट प्रीलिम्स में अगर आई जिसमें अगेन दो डेफिनेशन को जंबल किया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो दो डेफिनेशंस को जंबल किया है। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में बेसिकली की डेफिनेशन में हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखी है, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की डेफिनेशन में लो एनालिसिस फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखी है। तो पहली बात तो एनालिसिस होता क्या है ना। एनालिसिस मतलब ग्रेड, किस ग्रेड का फर्टिलाइजर है, ओके। तो अब मतलब क्या है इसका, देखिए हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होता है कि अगर एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर कह रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर रहा हूं, तो अगर वो वाला पर्टिकुलर फर्टिलाइजर 30% से ज्यादा उस वाले न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर रहा है, 30% से ज्यादा, तो वो एक हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है। इसका अगेन सबसे बढ़िया एग्जांपल यूरिया है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन 46% प्रेजेंट है। तो 30% से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो वही लो एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या है, जो जहां पे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो जो सप्लाई कर रहा है एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर, वो 30% से कम की प्रिपोर्शन में प्रेजेंट है, जैसे एसएसपी। ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारे स्टेप्स जो लिखने पड़ेंगे जीएस 3 में, अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे कैसे बेसिकली जो सरकारें हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव बीन ट्राइंग टू डिसुएड द फार्मर्स कि आप यूरिया इतना ज्यादा यूज ना करें, पर कहीं ना कहीं वो फेल हो रही हैं, अनसक्सेसफुल हो रही हैं। लेकिन अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ने या फिर नीम कोटिंग करना यूरिया की, इन दोनों ही स्टेप्स ने कैसे अपने अपने स्तर पे हेल्प करने की कोशिश की थी कि एक सॉइल हेल्थ को मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो वो सब कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड जो आपको फर्टिलाइजर के आंसर भी लिखने के लिए मिलेंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, ओके। तो आप ये जानते हैं कि 2022 में जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा स्काई रॉकेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय पे रशियन इन्वेजन हुआ था यूक्रेन का, ओके। तो प्राइसेस हैव सिंस ईज्ड कंसिडरेबली। लेकिन 2022 के बाद से अगर हम अभी देखें तो प्राइसेस हैव कम डाउन, ओके। तो लैंडेड प्राइसेस अगर हम यूरिया का देखें, लैंडेड प्राइसेस क्या होता है, जो एक फर्टिलाइजर का एक्चुअल कॉस्ट है, फिर साथ ही में जो फ्रीट का, जो वहां से शिपिंग करने का, वहां से या फिर फ्लाई करने का जो भी कॉस्ट लगा, अगर हम उस कॉस्ट को प्लस फ्रीट को ऐड कर दें, जो लैंडेड प्राइस फाइनली इंपोर्ट हो गए भारत में कितने का आया है, ठीक है। तो वो यूरिया का अभी है $550 पर टन। तो अगर हम जनवरी 2022 की बात करें, इट वाज $900 to 1000, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ठीक है। तो इसीलिए प्राइसेस हैव बीन ईजिंग लेटली। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे डायमोनियम फॉस्फेट के लिए, डीएपी के लिए भी लिखी है कि डीएपी के प्राइसेस हैव आल्सो बीन कमिंग डाउन, ओके। और उसके जो इंटरमीडिएट्स हैं डीएपी के, जिसमें अमोनिया है, सल्फर, रॉक फॉस्फेट, इनके प्राइसेस भी इंडिविजुअल लेवल पे दे हैव बीन कमिंग डाउन। लेकिन एक है जो स्टिकिंग पॉइंट है काफी ज्यादा, वो है एमओपी, म्यूरिएट ऑफ पोटैश। इसके प्राइसेस हैव स्टेड एलिवेटेड ओनली। तो इसका अभी कितना जब से वॉर शुरू हुई है तब से लेके अभी तक $590 ही का वहीं पे है, यानी कि नवंबर 2021 में $280 था। डबल से भी ज्यादा अभी प्रेजेंटली इसका प्राइस है जब से वॉर शुरू हुई है। अब क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाए कि क्यों म्यूरिएट ऑफ पोटैश का या फर्टिलाइजर्स के प्राइस हिट ही क्यों हुए थे एक्चुअल में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, अगर हम रशिया और बेलारूस की बात करें, रशिया और बेलारूस पूरे संसार की 40% जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट्स है म्यूरिएट ऑफ पोटैश का, तो वो कहाँ से आता है, वो बेलारूस और रशिया से आता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब ये हिट हो जाएंगे, किसी वॉर में इंडल्ज हो जाएंगे, तो इट वुड अफेक्ट फर्टिलाइजर सिक्योरिटी। साथ ही में जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं,
बाकी फर्टिलाइजर्स का या तो रिफाइंड फॉर्म में, या तो जो रॉ मटेरियल है जो हमारी यहाँ की कंपनीज या मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर, तो वो रॉ मटेरियल्स और बाकी जो उनके इंटरमीडिएट्स हैं वो भी रशिया और यूक्रेन और बेलारूस रीजन से आते हैं। तो ये इसका आंसर था। द कूलिंग ऑफ, अब साथ में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे बस ये लिखा है कि अगर इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइसेस हैव बीन कमिंग डाउन, देन ऑफ कोर्स वर्ल्ड फूड प्राइसेस हैव आल्सो बीन कमिंग डाउन, सो दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड। तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। दी अपॉर्चुनिटी, तो बेसिकली अब ये प्राइस कम हो रहा है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, दो तरह की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लिखी है। ओवरऑल अवेलेबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. No major shortage of any fertilizer except MOP has been reported during the ongoing Rabi cropping season. तो देखिए अब अवेलेबिलिटी है, तो सप्लाई के लेवल पे, सप्लाई के स्तर पे कोई यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है। तो बेसिकली जो भी इन्फ्लेशन आती है ना, चाहे वो किसी भी चीज में हो, तो डिमांड और सप्लाई का जो इम्बैलेंस हो जाता है उस वजह से इन्फ्लेशन आती है। तो पहले सप्लाई कम हो रही थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम भी तो लॉकडाउन के बाद से निकल रहे थे, तो डिमांड ज्यादा थी, तो वो डिमांड को सप्लाई पूरी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इन्फ्लेशन थी। तो अभी क्या है, सप्लाई इज फाइन, इट्स डूइंग गुड एक्सेप्ट एमओपी, क्योंकि उसकी सप्लाई शॉर्टेज अभी भी है। तो ये जो ऑनगोइंग राबी क्रॉपिंग सीजन चल रहा है, तो इसने जो लास्ट टाइम खारिफ का सीजन था वैसे वाली प्रॉब्लम्स नहीं देखी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें लिखी हैं। ओके, सेकंड, तो और साथ ही में क्या है कि ऑगमेंटेड फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी कपल्ड विद गुड सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस। तो इस बार फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी भी ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस आर आल्सो गुड। तो इसीलिए क्या है कि राबी क्रॉपिंग सीजन हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीट, मस्टर्ड, मेज, मसूर, इनका काफी आउटपुट प्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्या हमें एडवांटेज हो रहा है, सेकंड इज कूलिंग वर्ल्ड प्राइसेस वुड ट्रांसलेट इनटू अ रिडक्शन इन द सेंटर्स फर्टिलाइजर सब्सिडी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, क्योंकि देखिए क्या है कि जब फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी होता क्या है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि सरकार जब फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है तो वो क्या फार्मर्स के अकाउंट में पैसा डालती है? जी नहीं। सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी जब देती है तो वो प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को देती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स को जब उन्होंने दे दी, तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी इसीलिए देते हैं ताकि आप फार्मर्स को कमी रेट पे दें। ठीक है, बिलो मार्केट रेट्स। तो क्या होता है ये फर्टिलाइजर सब्सिडी, अगर ये भी प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या इंपोर्ट ऑफ अ फर्टिलाइजर एंड द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द फार्मर्स। ठीक है, तो अगर फार्मर ने फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का लिया, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, 2 रुपए का उन्हें फर्टिलाइजर पड़ा। ठीक है, बेच रहा है बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर 2 रुपए का, और मैन्युफैक्चरर ने खुद ने 50 रुपए का बनाया उसे, तो 48 रुपीज जो बेसिकली सरकार क्या करेगी, प्रोड्यूसर के या मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में डाल देगी। सो दिस इज द सब्सिडी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी क्या है, पीछे इतना ज्यादा जब प्राइस राइज कर रहा था, है ना, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एंड ऑल ऑफ दैट, तो अब सब्सिडी तो देनी ही देनी है, 2 रुपए पे ही देना है ना। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट था वो 50 की बजाय 100 हो गया था, तो कितना देना पड़ रहा था, 98 रुपीज देना पड़ रहा था सब्सिडी। तो ये बेसिकली अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट बिल ही हमारा कम हो गया है, तो हमारे को इतनी बड़ी सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 2022-23 में बेसिकली जो हमने एलोकेशन की थी फर्टिलाइजर सब्सिडी की, वो अराउंड 1,05,222 थी। ठीक है, इतने करोड़ बेसिकली, है ना, 2022-23 के लिए। पर इसमें भी ओवर एंड अबव दिस हमारे को अराउंड 2.5 लाख करोड़ और भरना पड़ेगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा हमारा इस फिस्कल में कितना बड़ा फर्टिलाइजर सब्सिडी का अमाउंट लगा था। पर अभी सिंस द शॉक्स हैव कम डाउन, एवरीथिंग इज गॉटन फाइन, प्राइसेस आर कमिंग डाउन, तो ये बेसिकली इस बार के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपीज 1,40,000 या 1,50,000 करोड़ के आसपास हमारा पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है। एक तो राबी सीजन बढ़िया चलेगा, सिंस द शॉर्टेज इज नो मोर देयर, और साथ ही में ये फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो जाएगी। लेकिन द चैलेंज, व्हेन द यूपीए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस रिजीम इन फर्टिलाइजर्स, ये कब आया था एनबीएस? अप्रैल 2010 में आया था। क्यों आया था? बेसिकली कि फार्मर्स क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा यूरिया यूज करते हैं, क्योंकि यूरिया क्या है, ये डी कंट्रोल्ड रजीम में आता है, तो ये बेसिकली कंट्रोल्ड रजीम में आता है, सॉरी। तो इसमें क्या है कि सरकार ने एक फिक्स्ड अमाउंट पर टन का किया हुआ है यूरिया का, इससे ज्यादा आप बेच ही नहीं सकते। ठीक है,
तो फिर जब इतना चीप और इतना ज़्यादा इतना इजीली अवेलेबल है हर फार्मर के लिए, तो बाकी चाहे क्रॉप का डिमांड कुछ भी हो, कुछ सॉइल का डिमांड कुछ भी हो, सॉइल बर्बाद हो जाएगी। जो ऑफ कोर्स उन्हें सस्ता मिलेगा, यूरिया मिल रहा है, सरकार ने उसको हाईली सब्सिडाइज किया हुआ है ना। और पॉलिटिक्स का भी तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है ना। तो इसीलिए यूरिया का बेसिकली मिसयूज सरकार को पता है, पर हम सरकार ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। A government has to be formed, a political party has to form a particular government, right? So इसीलिए यूरिया को इस तरह से डायरेक्टली कर्ब ना करते हुए सरकार ने क्या किया था, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लेके आई थी वो, जिसमें बेसिकली सरकार ये चाहती थी कि बाकी जो जैसे आप लो एनालिसिस फर्टिलाइजर्स कहते हैं, वो भी ये अप्लाई करना शुरू करें, बाकी जो फार्मर्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट के बेसिस पे सब्सिडी मिलेगी कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो उसमें कितना न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उतने इतने अमाउंट पे नाइट्रोजन पे अलग सब्सिडी, और बाकी पर्टिकुलर पोटेशियम पे अलग सब्सिडी। तो ऐसे, ठीक है, हम देखेंगे, डू नॉट वरी कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, डीएपी में 46% फॉस्फोरस है। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है वो दोनों ही हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है, ठीक है। डीएपी भी हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है, यूरिया भी हाई एनालिसिस, क्योंकि 30% से ज्यादा है। ओके अगर हम डीएपी में एक्चुअली 46% फॉस्फोरस प्लस 18% नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो ये आपको कॉम्पोजिशन याद होनी चाहिए। आई अगेन रिपीट, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, डीएपी में 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन है, और एमओपी में म्यूरिएट ऑफ पोटैश में 60% पोटेशियम है। तो तीनों ही बेसिकली क्या है, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स हैं। तो अगर तीनों का ही नाम लिखा हो देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. By moving away from product specific subsidy to one where the government fixed a per kg NBS, तो बेसिकली पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे मिला करती थी कि अच्छा पूरे एमओपी पे सब्सिडी मिल रही है, पूरे डीएपी के पैकेट पे सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें एनबीएस के तहत क्या हुआ था, where the government fixed a per kg NBS रेट, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट 1 किलो है ना, न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन अगर 1 किलो है या फिर फॉस्फोरस 1 किलो है, तो पर किलो हर एक NPKs का पर किलो का रेट डिसाइड किया हुआ था, उसको सब्सिडाइज किया था. द न्यू regime was expected to promote balanced fertilization that would have meant more use of complex fertilizers having lower concentration of NPK and different proportions and single. Okay, तो this is very important. SSP में क्या है, SSP में 16% फॉस्फोरस है और 11% सल्फर है, ठीक है। तो ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको जितना प्रमोट किया जा सके उतना अच्छा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में इतनी भारी मात्रा में एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, स्पेशली अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो सॉइल की हेल्थ के लिए भी तो बहुत गलत है. तो इसमें क्या है, थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है. एग्जैक्टली फर्टिलाइजर एफिशिएंसी यहाँ पे आती है, जितना चाहिए उतना, ठीक है. फालतू वेस्टेज, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इससे नहीं होता, ठीक है. दिस इज ऑल्सो दैट वे गुड. तो ये चीज इसीलिए एसएसपी को प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है, और एक्चुअल में आपका वे फॉरवर्ड भी यही होना चाहिए कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है. तो ये क्या था, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, ये हमने देख लिया. अब ये हो गया कि यूपीए की सरकार ने क्या किया, कि यूपीए की सरकार ने बेसिकली क्या है, एसएसपी को प्रमोट अगर किया जाएगा, जब सरकार ने बोला कि प्रति किलो बेसिकली आपको एक रेट लगाया जाएगा, जब इसमें प्रेजेंट ही केवल 16% और 11% है, तो काफी कम रेट पे मिल जाएगा ना. समझ रहे हैं ना. अब यूरिया तो छोड़ दीजिए, यूरिया अलग बात है, बाकी जो अवेलेबल फर्टिलाइजर्स हैं वो तो डी कंट्रोल्ड है ना, उन पे तो इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं है, ठीक है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि यहाँ पे जब प्रेजेंट इतने कम अमाउंट में है तो फार्मर्स ऑटोमेटिकली परसुएड होंगे ना कि हम एसएसपी खरीद लेते हैं यार, सस्ता पड़ रहा है ना. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर हम डीएपी में भी देखें कितना कितना अमाउंट में प्रेजेंट है सब कुछ, 46% फॉस्फोरस, 18% नाइट्रोजन. तो जब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पे सब्सिडी मिलनी है ना, तो यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में प्रेजेंट है, तो कोई क्यों खरीदेगा इसको जब ये सस्ता मिल रहा है. तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स को समझ आए ना आए, कहीं इससे सॉइल पोल्यूशन भी खत्म करने की एक वो थी, इच्छा थी, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देख लिया. अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ये स्टेप आपको लिखना ही लिखना है. नीम ऑयल से कोटिंग करना,
बेसिकली मैंडेटरी कंपलसरी बना दिया गया था 2015 से 16 नीम ऑयल कोटिंग किसकी, यूरिया की, ठीक है। तो टू चेक इलीगल डाइवर्जन ऑफ हेविली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। इससे कि यूरिया का यूज सिर्फ एग्रीकल्चर में थोड़ा ना होता है, यूरिया का केमिकल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी तो यूरिया का यूज है। यूरिया तो एक केमिकल है ना आफ्टर ऑल। तो बेसिकली क्या होता था कि फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है, बहुत हेविली सब्सिडाइज है ना। तो ये जो इंडस्ट्रियल लोग होते थे इंडस्ट्री के, ये लोग इनसे सब्सिडाइज वाला जो है वो इनसे आगे खरीद लेते। तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी काफी, या स्मगलिंग शुरू हो गई थी बांग्लादेश में, नेपाल में, ये वहां जाने शुरू हो गए थे सब्सिडाइज रेट पे जो सरकार के द्वारा यहाँ पे मिल रहे हैं इनको, ठीक है, यूरिया। और ये यूरिया बेसिकली इंडस्ट्री वाले लोग लेने लगे थे। तो अब क्या होगा जब इंडस्ट्री लोग इसको ना यूज कर सके, तो नीम ऑयल की कोटिंग कर दो, वो तो उनके लिए बेकार हो गया ना। जिस यूरिया पे नीम ऑयल की कोटिंग हुई है वो क्या करेगा इंडस्ट्रियल यूज में उसमें, है ना, केमिकल इंडस्ट्री में क्या करेगा उसको। तो इसीलिए ये लाया गया था इस तरह की स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए। और साथ ही में एक और इसका बहुत बड़ा फायदा था, नीम ऑयल सपोजिटली ऑल्सो एक्टेड एज अ माइल्ड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। कैसे नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, क्योंकि एक्चुअल में जब आप नीम ऑयल की कोटिंग कर दोगे तो जो नाइट्रोजन का रिलीज है बहुत बहुत ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत कम कम मात्रा में होगा। तो ये बहुत अच्छा है ना सॉइल की हेल्थ के लिए। इससे एक्चुअल में नाइट्रोजन की एफिशिएंसी, यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे लिखा है। The table shows that NBS did initially lead to a substitution of the basically ये डेटा ये बताता है कि इनिशियली जब 2010 में NBS आया तो बिल्कुल हमने देखा हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस होता हुआ, है ना। हमने DAP और MOP, ये भी तो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब यहाँ पे 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे ही सब्सिडी मिलनी है तो ये इतना ज्यादा है तो बंदा यहाँ पे नहीं लेगा जिसमें 11% सल्फर है और 16% फॉस्फोरस है ना। तो हुआ हमने एसएसपी के साथ इसका सब्सटीट्यूशन होते हुए देखा। एंड एनपीकेएस कॉम्प्लेक्सेस, तो ये भी एनपीकेएस, देखिए आप जानते हैं कि ये जो रेशो लिखा होता है इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है रेशो जो आप देखते हैं। अगर आप इस चीज में भी कंफ्यूज हैं तो हमने इनसे भी रिप्लेस होते हुए देखा इनिशियली। तो इट वाज अ गुड स्टेप। यूरिया कंजम्पशन वाज फ्लैट आफ्टर 2012-13, मतलब उतनी थी जितनी उनकी कांस्टेंट ही रही आप कह सकते हैं। इट एक्चुअली फेल बिटवीन, तो फिर वो कम कब हुई, 2015-16 से 2017-18 के बीच में, जब नीम कोटिंग वाली चीज आ गई। तो फालतू लिए जा रहे थे ना फार्मर्स तो आगे बेचने के लिए ब्लैक मार्केट में, तो ये चीज भी यहाँ प्रूव हो गई थी। इम्बैलेंस्ड एप्लीकेशन, तो अब हम देखते हैं कि व्हाई शुड वी हैव बैलेंस फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज गेन्स हैव बीन, लेकिन अभी जो हमने गेन एनबीएस से किया, जो हमने नीम कोटिंग से अभी देखा कि कितना अच्छा रिजल्ट आया, वो सब रिवर्स होते हुए दिख रहा है। ओके क्योंकि 2017-18 से लेके यूरिया की जो कंजम्पशन है इट इज रिजन फ्रॉम बिलो 300 लाख टन्स टू 350 लाख टन्स, ठीक है। तो जो एनपीकेएस कॉम्प्लेक्सेस हैं या एसएसपी हैं 2019-20 में, इट वाज लोअर देन जो 2011-12 में थे, जो एनबीएस ने करने की कोशिश की थी, काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा हम रिवर्सेस देख रहे हैं। ओके विच फोर्स, तो देखिए क्या हुआ था, there were increases in 2021 and 21-22 but there was that was largely due to DAP and मतलब हमने थोड़ा सा इंक्रीज देखा था एसएसपी में भी और एनपीकेएस में भी, क्योंकि DAP और MOP बेसिकली काफ़ी उनकी नॉन अवेलेबिलिटी थी, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली फार्मर्स फोर्स हो गए थे उस टाइम पे कि हमें कुछ और ही लेना पड़ेगा, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर्स ही लेनी पड़ेंगे। द करंट फिस्कल हैज विटनेस्ड अ वर्सनिंग ऑफ, तो जो अभी 2022-23 का अगर हम फिस्कल देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस हमने देखे हैं। क्योंकि जो यूरिया है, यूरिया तो देखिए सदाबहार एक चीफ फर्टिलाइजर है ना, यूरिया पे तो आप सब्सिडी हटाने की बात कीजिए तो आपकी सरकार ना गिरे तो आप बताइए, एक ये वैसा मैटर हो जाता है यूरिया वाला, तो ठीक है। तो ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। तो यूरिया तो चीप है ही, लेकिन डीएपी भी बहुत ज़्यादा बेसिकली आप कह सकते हैं कि बहुत चीप ही अवेलेबल है, तो इसीलिए इनकी कंजम्पशन हैव एक्चुअली शॉट अप। Their sales for the year ending 2023 will likely top 350 lakh tons and 120 lakh tons respectively. और ऑफ कोर्स जो एसएसपी की सेल है या एमओपी की सेल है दे हैव कम डाउन। ओके अब देखिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है उन्होंने बोला ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, ओके एट्रीब्यूट्स डिस्टर्बेंसेस इन द प्राइस हायरार्की। उनका कहना है कि ये जो इम्बैलेंस हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस हायरार्की काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं
जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरिया वॉज एंड इज स्टिल द कंट्रीज चीपेस्ट फर्टिलाइजर विद इट्स। अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े साल से ही ऐसा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जब आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये बढ़ जाएगा या अगले दिन बढ़ जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज सिंस 2012 जो यूरिया का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोड्यूसर बेच सकता है वो ₹5,628 पर टन ही है, ₹5,628 पर टन। तो ये चीज इतनी सस्ती है, आपको पता होना चाहिए और एग्जैक्ट अमाउंट भी पता होना चाहिए। अमंग द नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, तो एक और चीज अगर स्टेटमेंट में ये लिखा है कि ऑल द नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स आर डी कंट्रोल्ड, तो ऑफ कोर्स मतलब थियोरेटिकली तो जी हाँ डी कंट्रोल्ड ही है। ओके तो बाकी जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उसमें से जो एमआरपी है वो यूजुअली हाईएस्ट हुआ करती थी डीएपी की और लोएस्ट हुआ करती थी एमओपी की। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि एमओपी का यूज कम हो रहा है और डीएपी का ज्यादा हो रहा है। ओके तो कुछ तो गड़बड़ है ना, प्राइस हायरार्की में कुछ गड़बड़ चल रही है। देखिए इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन यही आ गया कि क्वेश्चन एज इट इज आ गया क्योंकि ये चेयरमैन ने बोला है ना फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दैट द इम्बैलेंसेस इन न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस इन द प्राइस हायरार्की। तो अभी जब मैंने आपको, मैं दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे what I just told you was that कि MOP अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्सेस में से जो MRP सबसे ज़्यादा, हाँ इट इज़ हाईएस्ट फॉर DAP एंड लोएस्ट फॉर MOP। लेकिन हाईएस्ट है DAP फिर तो इसका कंजम्पशन कम होना चाहिए ना, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यूरिया और DAP दोनों का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है ना, तो ये बोला और MOP का कम हो रहा है, लेकिन MOP तो सस्ता है, तो फिर ऐसा क्यों है, यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। ओके तो यहाँ पे ऐसे लिखा है डीएपी इज रिटेलिंग, क्योंकि जो डीएपी है उसका जो रिटेल प्राइस जो फिक्स हो चुका है वो अराउंड ₹27,000 पर टन है। लेकिन अगर हम एमओपी के एमआरपी की बात करें तो एमओपी का जो एमआरपी है 27,000 टू 28,000 है, 20:20:0:13 के रेशो के लिए 29,400 रुपीज है, 10:26:26:0 के लिए एनपीकेएस की ये रेशोज हैं और ये ₹34,000 तक का जा रहा है बेसिकली। तो आप खुद सोचिए है ना, तो जब प्राइस हायरार्की यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हुई है देन व्हाट कैन इसमें बाकी सरकारें अभी क्या कर सकती हैं इस समय पे, वो हमें देखना है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर प्राइसेस हैव टेक्निकली बीन decontrolled under the NBS regime. In reality, though the Modi government has restored price controls and also fixed NBS rates that favor over application of DAP, तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो करंट सरकार है, करंट सरकार पे सबसे ज्यादा एलिगेशन यही है ना कि आप खुद देखिए कि यहाँ पे डीएपी का आपने प्राइस यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि इतने पे ही बेचना है, ठीक है, और आपने जो बाकी एमओपी का है वो इतने इतने रेट्स पे आपने दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपने जो प्राइस फिक्स किया है वही गलत फिक्स किया है ना, तो आप डीएपी को इंसेंटिवाइज कर रहे हो उसकी कंजम्पशन को। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन रियलिटी दो द मोदी गवर्नमेंट हैज रिस्टोर्ड प्राइस कंट्रोल्स एंड ऑल्सो फिक्स्ड एनबीएस रेट्स दैट फेवर ओवर एप्लीकेशन ऑफ डीएपी सिमिलर टू यूरिया। तो बेसिकली डर पता है क्या है कि डीएपी अगला यूरिया बनने वाला है और ये सबसे बड़ा डर है, ठीक है। द प्रेजेंट पर के जी एनबीएस रेट्स आर, तो अगर हम ये देखें कि प्रेजेंट एनबीएस रेट क्या है कि नाइट्रोजन के लिए 98.02 मिलता है, फॉस्फोरस के लिए 66.93 मिलता है, पोटेशियम और सल्फर के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कितना मिलता है, ठीक है। वाई विल फार्मर्स अप्लाई 20:20:0:13 व्हेन डीएपी इज चीपर। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे डीएपी का अगर हम देखें एनपीकेएस और एनपीकेएस का आप यहाँ पे प्राइस लगा लीजिए, ठीक है, जिसमें एन और पी ही है, केएस तो है ही नहीं, तो फिर वही खरीदेगा ना जो सस्ता पड़ेगा। I hope you're understanding it. And what's the incentive to use MOP, SSP or any complex which contains KNS? तो KS तो है ही नहीं इसमें, पर वही ना, फिर जो चीप है वही लोग खरीदना चाहते हैं, तो ये दिक्कत है। तो पहला तो यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है कि आप जो DAP का यूज है उसको रिस्ट्रिक्ट ही कर दो कि राइस और वीट में ही होगा, ठीक है। बाकी जो सारी क्रॉप्स हैं उसमें अगर जो उनके फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो एसएसपी से या बाकी कॉम्प्लेक्सेस से, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर से हो सकती है, ये सरकार को करना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है, रेज एसएसपीज एक्सेप्टेंस बाय परमिटिंग सेल ओनली इन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर सच में करना है कि फार्मर्स की एक्सेप्टेंस फार्मर्स के लेवल पे बढ़े एसएसपी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको एसएसपी की सेल को सिर्फ ग्रैन्युलर फॉर्म में
बेसिकली परमिट करें, पाउडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा अडल्टरेशन होती है, जिप्सम, क्ले, ऐसा कुछ भी ऐड कर देते हैं। ग्रैनुअल्स में एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी, अडल्टरेशन वाली चीज़ तो चलिए सॉल्व हो ही जाएंगी, ग्रैन्यूल्स में एक और चीज़ जो होगी, स्लो रिलीज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सॉइल की हेल्थ मेंटेन हो सके। द अल्टीमेट एम शुड बी टू कैप यूरिया, DAP एंड MOP consumption. India, the expert points out, cannot sustain imports leading to their increasing application. Farmers must instead be nudged to use more of low analysis complex fertilizers and SSP. तो farmers को जो भी तरीका हो सके, जो भी innovative method हो सके, जैसे भी persuade किया जा सके, वो करना पड़ेगा कि वो SSP यूज करें। तो अगर कुछ परसुएशन का हमारे पास आगे हम देखने के लिए मिलता है, बिकॉज गवर्नमेंट रीड्स न्यूज़पेपर्स, ऑफिशियल्स रीड न्यूज़पेपर्स, तो वो सरकारों को सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सरकार भी, उन्होंने भी तो ऑफकोर्स इलेक्शंस भी जीतने हैं, तो किसी ने कुछ कह दिया तो फिर आगे से बोलना है तो पता तो होना चाहिए चल क्या रहा है। खैर उसके अलावा भी हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो है वो काफ़ी बार हमने ये बहुत विविडली नोटिस किया है कि 1-2 दिन पहले हमने जस्ट कुछ न्यूज़पेपर में देखा, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, और उसका एग्जैक्ट वर्ड का नोट लेते हुए हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने कुछ कहा है। तो ऑफ कोर्स सरकार वुड कम अप विद समथिंग टू परसुएड द फार्मर्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ SSP। तो वो क्या होगा, एथिक्स का जो एग्जाम्पल है आपका परसुएशन का, वहां पे आप यूज करना। ठीक है, Pakistan seeks restoration with $16 billion flood aid at UN conference. This is very important, क्योंकि जब पाकिस्तान फ्लड्स आई थी, तो पाकिस्तान जब फ्लड्स आई थी तो एक जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा था कि पाकिस्तान की क्या गलती है। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान ने क्या ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट किया है? पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं किया, वो तो भारत का ही पार्ट था ना, कुछ भी नहीं किया। Why is it being forced by the nature to pay for जो उसने किया ही नहीं है? ठीक है, तो ये जो फ्लड्स हुई हैं उसको एक क्लाइमेट कार्नेज ही तो बोला गया था हमारे एंटोनियो गाटर्स द्वारा भी, यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। ओके, तो लेकिन वो क्लाइमेट चेंज का कंट्रीब्यूटर है भी नहीं है पाकिस्तान, तो फंड कहाँ से आएगा? ओके, हु वुड फंड इट? जो उसकी रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट करनी है, वो कहाँ से आएगा? ठीक है, रीबिल्ड करना है जो पूरी उनकी इतने घर जो बर्बाद हुए हैं उनको दोबारा बनाना, रोड्स ठीक करना, ड्रेनेज ठीक करना, कौन पैसा पे करेगा? तो ये भी तो दिक्कत है। और जो भी पाकिस्तान के इस जिनीवा के कॉन्फ्रेंस के बाद आउटकम निकल के आएगा वो आपके लिए एग्जाम्पल है, जो बार बार भारत कहती है ना, CBD, ओके, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, तो उसमें एक एग्जाम्पल बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वी ऑल द ग्लोबल साउथ जो कॉन्सेप्ट है उसमें पाकिस्तान भी तो आता ही है ना, तो इसमें बेचारों की उनकी कोई गलती नहीं थी। तो उनको जो पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऑल्दो मतलब क्या ही इनके लिए तो समझ नहीं आता कि क्या ही बोले, बट स्टिल इस जगह पाकिस्तान की गलती नहीं थी। पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशंस आर होल्डिंग अ मेजर कॉन्फ्रेंस इन जिनीवा टुडे। तो पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशंस एक मेजर कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर रहे हैं जिनीवा में, जहां पे बेसिकली पाकिस्तान गार्नर करने की कोशिश करेगा सपोर्ट को कि हमें अपनी कंट्री को रीबिल्ड करना है। वी हैव बीन डेवस्टेटेड बाय द फ्लड्स। ओके, सो ये एक मेजर टेस्ट होने वाला है कि हु वुड पे फॉर द क्लाइमेट डिजास्टर्स। ओके, तो इसीलिए एक लिटमस टेस्ट है इस चीज का। हम देखते हैं क्या होता है। भाई वाटर तो रिसीड हो गया है, बट जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क है जिसमें कम से कम $16.3 बिलियन लगेंगे, है ना, मिलियंस ऑफ होम्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड रेलवे, तो इन सबको दोबारा बिल्ड करना है, तो कहाँ से पैसा आएगा? वो जो पाकिस्तान ऑलरेडी दे आर स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी, दे डू नॉट हैव, वो एनर्जी सेव करने के लिए मार्केटें बंद कर रहे हैं अपनी, उनको डेट ऑब्लिगेशन है इतनी ज्यादा, जो डेट कैसे भरेंगे, इतना कुछ है। सऊदी अरेबिया उनको हेल्प कर रहा है, चाइना उनको हेल्प कर रहा है, लेकिन तभी भी उनका कुछ पूरा हो नहीं रहा है। कहाँ से, मतलब वो कहाँ से रीबिल्ड कर रहे हैं अपना? तो यही तो एक डिलेमा है ना, जब भारत ये कहता है कि हम एक डेवलपिंग नेशन है और हमें हर एक हक है कि हम डेवलप्ड नेशन बने, तो उसके लिए पैसा लगता है, तो हम वो पैसा डेवलप करने में लगाएं खुद को, या क्लाइमेट रेजिलियंस और अडेप्टेशन में लगा दें? ऑल्दो इंडिया इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड, वेरी मच, मतलब चाइना और जो इंडिया है, वी आर फेयरिंग वे अहेड देन दी सो कॉल्ड एडवांस्ड लिबरल इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन, बट स्टिल वी आर बीइंग फोर्स्ड। आप चावल उगाना बंद कर दो, आप लाइफ स्टॉक रखना बंद करो, व्हाट नॉनसेंस इज दैट? ये हमारा स्टेपल डाइट है, और क्या बकवास कर रहे हो आप? ये उसमें से मीथेन निकलता है, चावल मत खाओ। अरे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यू टेल व्हाट यू कैन डू। ओके, तो ये चीज बेसिकली एक फैक्टर होने वाला है आपके लिए कि आप क्या लिखेंगे अपने आंसर्स में। एडिशनल फंडिंग इज क्रूशियल। ओके, सो दिस वी हैव डन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल।
Okay, now this is again very important since lately we have been discussing tourism a lot, और tourism पे एक question definitely आएगा. हम बहुत interesting होगा ये देखना कि किस तरह का question आता है tourism पे, because बहुत ही कुछ हो रहा है tourism में. तामिल काशी संगमम है, स्वदेश दर्शन 2.0, अम्बेडकर सर्किट, मेडिकल टूरिज्म पे बात हो रही है, टूरिज्म पुलिस फोर्स बन गई है अलग से, जिसमें 50:50 का रेशो होगा विमेन का मेन का, ताकि जो विमेन हरासमेंट कोई फॉरेन टूरिस्ट की होती है, सो द विमेन पुलिस फोर्स वुड डील विद दैट, ऑल ऑफ दैट. अ लॉट इज हैपनिंग. मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं हम अब के, कौन से मिसिंग मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे अब इंक्रोचमेंट हो चुकी है या बिल्कुल ही अर्बनाइजेशन हो गई है उसके ऊपर. तो ये सारी चीजें बहुत कुछ हम देख रहे हैं. तो उसी में एक फैक्टर है क्रूज टूरिज्म का. ठीक है, तो ये तो दो तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. टूरिज्म में भी आप लिख सकते हैं क्रूज टूरिज्म के ऊपर. ठीक है, और दूसरा अगर क्योंकि रेलवेज पे इस बार क्वेश्चन आया था, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाला कोई क्वेश्चन आता है तो ये चीज आप उनके माइलस्टोन में लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्या है बेसिकली, ऑफ कोर्स ये तो मतलब एक और चीज़ है, क्योंकि जो हम G20 में टूरिज्म हम बेसिकली एग्जिबिट कर रहे हैं कि देखो हमारा देश, दैट 200 different conferences are going to be held at 56 different locations. क्या है, what is India? धर्मशाला declaration has been signed lately. So ये एक addition है इसमें. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will on January 13 flag off the 51-day luxury गंगा क्रूज. कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़. ठीक है, तो ये बेसिकली होने वाला है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगी ये क्रूज बांग्लादेश से होती हुई. तो इट इज लाइक अ 3200 किलोमीटर रिवर वॉयज. तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज कह सकते हैं आप इसको. ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज. तो इसका नाम क्या है शिप का? MV गंगा विलास. ये बेसिकली 27 रिवर सिस्टम से होके जाएगी. एक और चीज, एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई. जब भी आप शिप्स वगैरह पढ़ते हैं, शिपिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो या फिर आप रिवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, रिवर एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आप एक चीज पढ़ते हैं कि इनलैंड वाटरवेज को हम हार्नेस नहीं कर पाए हैं, उनके पोटेंशियल को हार्नेस नहीं कर पाए हैं. तो ये एक इनलैंड वाटरवेज को के पोटेंशियल को हार्नेस करने का भी एक आप कह सकते हैं टूरिज्म के लिए, एटलीस्ट ट्रांसपोर्टिंग तो टूरिज्म के लिए हार्नेस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. With the journey packed with the visits to 50 tourist spots including World Heritage spots and national parks. तो आप देख सकते हैं पटना होगा, साहिबगंज होगा झारखंड का, कोलकाता, सो ये सारी जगहों पे रुकेगा क्रूज और ये सारी चीज़ें. ओके, ये देखिए कैसे हम एग्जिबिट करेंगे दैट वी हैव सो मच वेल्थ, रिवर हमारे जो सिस्टम्स हैं उसको उनका टूरिज्म वेल्थ कितना है, ये सारी चीज़ें एग्जिबिट करेंगे. और ओके 25,000 पर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये मुझे आपको बताना था कि प्रतिदिन का 25,000 रुपये प्रति पर्सन. ठीक है, तो ये होने वाला है. ठीक है, इसमें से बुद्धिस्ट साइड भी होगी, सारनाथ, इवन मजूली, आप जानते हैं असम की ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, सुंदरबंस भी जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, नथिंग. और साथ में देखिए ऐसा कुछ भी आता है ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, तो ये एक डेफिनेटली उसमें स्टेप है. तमिलगम और तमिलनाडु, behind governor DMK tussle, a misreading of history, a complexity of translation. Why are we discussing it now? There are two kinds of questions जो यहाँ से बनते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. GS1 में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं रीजनलिज्म. अब रीजनलिज्म के बहुत सारे फैसेट्स हैं. रीजनलिज्म में आप सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट पढ़ते हैं जो शिवसेना महाराष्ट्र. ठीक है, फिर आप रीजनलिज्म में पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट का ग्रेटर नागालैंड जो उनकी डिमांड है. फिर आप पढ़ते हैं गोरखालैंड के बारे में, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें. फिर आप तमिल सब नेशनलिज्म भी पढ़ते हैं. तो तमिल सब नेशनलिज्म का जो क्रक्स है, इट इज एक्चुअली अ लिंग्विस्टिक ओवरटोन, है ना, कि वो तमिल लैंग्वेज जो है, जिस लैंड में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, दैट बिकम्स तमिलनाडु. ठीक है, तो ये चीज. अब ये तो आपका रीजनलिज्म का एक यहाँ पे आप अब जब भी रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आए तो आपने ये लिखना ही लिखना है. रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट भी दोबारा हमें रिजर्जेंस होता दिख रहा है. बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब की बर्बाद है इस वजह से. सो लॉट इज हैपनिंग लेटली रीजनलिज्म से रिलेटेड, तो यू विल राइट दिस फैसेट ऑल्सो. ओके, वन क्वेश्चन डन. नंबर 2 क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है गवर्नर के ऊपर, कि अब देखिए गवर्नर और जो सरकार का या गवर्नर से रिलेटेड इतना मल्टी डायमेंशनल हम टसल्स देख रहे हैं. ऑल्दो गवर्नर एक बहुत ही पॉलिटिसाइज पोस्ट रही है, या कंट्रोवर्शियल पोस्ट मैं कहूँगी, नॉट पॉलिटिसाइज्ड एक्चुअली हियर. कि अभी हमने केरला में देखा, केरला में क्या था कि व्हाट
जो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं गवर्नर वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर लूँगा मिनिस्टर से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। वो प्लेजर एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर का प्लेजर होता है, ना कि उनका। पर खैर वो भी ठीक है। फिर वाइस चांसलरशिप से रिलेटेड उन्होंने बोला, एक तो प्लेजर वाला हमने डायमेंशन कवर कर लिया, फिर एक वाइस चांसलरशिप के क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है बाय डिफॉल्ट उनके जो चांसलर होंगे वो प्रेसिडेंट होते हैं। जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनके बाय डिफॉल्ट जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर। तो वाइस चांसलर्स में उनका से होना चाहिए। तो आरिफ मोहम्मद खान जी ने बोला कि वाइस चांसलर नेपोटिस्टिक मेथड से बने हैं, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा, सरकार जो है वो अपने फेवरेट लोगों को वहाँ पे बिठा रही है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें हमने देखी। ओके, तो ये वाइस चांसलरशिप वाला। फिर इसके बाद हमने केरला में तमिलनाडु में हमने रिसेंटली देखा था कि कैसे जो एंटाई नीट बिल है, जो तमिलनाडु की असेंबली बार बार उनको वो करती है यूनानिमसली पास, और बार बार वो उनको कंसिडर ही नहीं कर रही थी। मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि पॉकेट वीटो सॉर्ट ऑफ थिंग है ना। फिर लेकिन गवर्नर ने बोला दैट आई विल हैव टू टेक सम टाइम, इट विल टेक टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बहुत सारी फिर झारखंड में हमने क्या देखा, झारखंड में कि जो हेमंत सोरेन जी हैं, गवर्नर इज अगेंस्ट हेमंत सोरेन के, हम ईडी को सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ जो भी होगा। देन ऑफ कोर्स दिल्ली तो एपिटमी आपका वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो दिल्ली सरकार के बीच में चल रहा है, वो तो मतलब आज का नहीं, वो तो पिछले 4-5 साल से कुछ ज्यादा ही चल रहा है ये थिंग। तो ऑफ कोर्स देन एक मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हैं, पैन इंडिया इशू बन चुका है ये गवर्नर और सरकार का जो टसल है। तो लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में ना तमिल जो कम्युनिटी है दे वेरी सेंसिटिव अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट एनीथिंग जो कोई कोई इंटरफेयर करता है। तो ये आई विल टेल यू कि यहाँ पे बात क्या है। ओके, तमिलनाडु गवर्नर एन रवि जी ने क्या बोला है कि जो तमिलगम है वो एक सही, एक ज़्यादा एप्रोप्रिएट टर्म है तमिलनाडु की बजाय। तमिलनाडु की बजाय तमिलगम बोलना चाहिए। क्यों इन्होंने ऐसा क्यों बोला है? उन्होंने बोला है कि तमिलनाडु अलग ही नैरेटिव में जी रहा है। तमिलनाडु में मतलब जो भी कंट्री फॉलो कर रही है वो जो भी कंट्री कहती है वो उसके अगेंस्ट ही जाते हैं, उनका हर जवाब ना में ही होता है। तो ये एक हैबिट बन गई है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को ऐसा लगता है कि वो दे आर नेशन इन देमसेल्व्स, एक नया खुद का नेशन है। तो वो फीलिंग नेशनलिज्म की नहीं आ पाती, क्योंकि जब आप खुद को एक नेशन समझते हैं, एक सॉवरेन नेशन समझते हैं, तो ये सारी चीजें, इसीलिए उन्होंने बोला कि जब ये यूनिटी के खिलाफ है तो तमिलगम इज बेसिकली अ गुड वर्ड। तो लेकिन एक्चुअल में ये एडिटोरियल ये आर्टिकल ये बताता है कि मिस इंटरप्रिटेशन है। नाडू एक्चुअली ये जो डिबेट है उसके सेंट्रलिटी पे लाया करता है वर्ड नाडू। ठीक है, तो नाडू का मतलब है ज्योग्राफिकल बाउंड्री या लैंड। ठीक है, पर अगर हम इसको मिसरीड करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन वगैरह में दिक्कत आ जाएगी, तो नाडू का मतलब है कंट्री, जिस वजह से एन रवि जी ने ये चीज़ बोली है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑफ कोर्स एक लिंग्विस्टिक मैटर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको बहुत बारी पॉलिटिकल ओवरटोन दे दी जाती है। तो इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला है कि तमिलनाडु तमिलनाडु था और तमिलनाडु ही कहलाएगा। ओके, तो ये चीज़, क्योंकि डीएमके जो फाउंडर थे डीएमके के, जो सीएन अन्नादुराई, उन्होंने ये नाम रखा था असेंबली में, उन्होंने अनाउंस किया था, और ये वैसा ही रहेगा, इन्होंने बोला है। ही सेज द नेम तमिलनाडु इंडिकेट्स अ सॉवरेन नेशन। अब इन्होंने देखिए डीएमके के बेसिकली आप कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ने क्या बोला है, बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है एन रवि जी को। पहले भी बहुत क्रिटिसिज्म जब ये नागालैंड के आसपास थे, काफ़ी वहाँ पे भी दिक्कत थी। पर ऑफ कोर्स गवर्नर हैज टू स्पीक फॉर द नेशन एज अ होल। मैं तमिलनाडु की बात नहीं करी, पर नागालैंड में कहीं ना कहीं एन रवि जी के खिलाफ जो बोला जाया करता था, आर एन रवि जी के खिलाफ, वो थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा आप कहोगे कि रीजनलिस्टिक ओवरटोन ही था इनके खिलाफ जो बोला जाता था। अभी क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि अगर तमिलनाडु खुद में एक सॉवरेन नेशन बताता है, तो राजस्थान पाकिस्तान, अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान लगता होगा आपको, या महाराष्ट्र आपको मराठा लैंड लगता होगा, तो फिर आप पीछे क्यों पड़ गए हो तमिलनाडु के? फिर बाकियों के भी नाम चेंज कर दो, बाकियों को भी बताओ। और साथ में मतलब बात यह है कि तमिलनाडु की सरकार ने बोला है कि ये क्यों ही सजेस्ट कर रहे हो आप, किसने मतलब किसने पूछा है आपसे? मतलब उनका तो ऐसा है कि आप क्या हक है ये नाम सजेस्ट करने का, बाकी काम है वो करिए आप। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात हो गई है। तो क्वेश्चन पता है घुमा फिरा के, चाहे वो गवर्नर का, चाहे वो स्पीकर का, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन का राज्यसभा के, क्वेश्चन ये है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं या वो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते।
क्या उनके पोस्ट को वो राइट है जो वो बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आरिफ मोहम्मद खान जी ने जो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के चार्जेस लगाए हैं वो गलत है, मे बी वो सही है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं, पर क्या गवर्नर बोल सकता है वो कि नहीं? क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क है, एक रिस्ट्रेंट है जो हर पोस्ट को फॉलो करना है, तो उसको आप लांग सकते हो कि नहीं? क्वेश्चन सिर्फ इतना है। ओके, एयर इंडिया फेल शॉर्ट, शुड हैव एक्टेड फास्टर, सेज टाटा चेयरमैन। तो टाटा चेयरमैन ने बोला है कि एयर इंडिया कहीं ना कहीं चूक गया, हम इतना स्विफ्ट एक्शन नहीं कर पाए। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी वाली चीज आ जाती है, नथिंग मच हियर। ओके, सेफ्टी ऑफ पीपल इन एरियाज अफेक्टेड बाय सबसिडेंस इज टॉप प्रायोरिटी, पीएमओ। तो फाइनली आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है दैट आई एम एक्चुअली वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। तो इसीलिए जो उनका ऑफिस है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उन्होंने बोला है it has actually called up a high level meeting एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि इमीडिएट प्रायोरिटी होगी जोशीमठ अभी। और इमीडिएट प्रायोरिटी जोशीमठ में बेसिकली क्या है कि लोगों की सेफ्टी इंश्योर की जाए, कि उनके साथ कोई ट्रेजेडी ना हो। जो मैंने आपको बताया था, रिहैबिलिटेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है दैट कोई ह्यूमन ट्रेजेडी ना हो। ओके, तो वही अभी प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें, बहुत कुछ खास यहाँ पे नहीं लिखा, पर जो चीज़ हम कल डिस्कस कर रहे थे वो इन्होंने भी बोली है कि एक टाइम बाउंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाइए, सीजमिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कंटिन्यूस, और साथ ही में अ रिस्क सेंसिटिव अर्बन डेवलपमेंट प्लान, जो मास्टर प्लान हम कल बात कर रहे थे एथिक्स की केस स्टडी में, इट शुड एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अ रिस्क सेंसिटिव अर्बन डेवलपमेंट प्लान। तो हम एक और चीज कल बात कर रहे थे कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है, वो भी जोशीमठ का जो केस हो रहा है उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो एनटीपीसी आप जानते हैं, एनटीपीसी देखिए प्रोटेस्ट काफी ज्यादा एनटीपीसी के खिलाफ हुई है। एनटीपीसी का जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट है, ये आ सकता है प्रीलिम्स में कहाँ पे है, ठीक है? तो आप जानते ही होंगे वैसे तो, नथिंग मच हियर। तो उनका कहना है कि जो हमारी 12.1 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द लेटेस्ट लैंड सब्सिडेंस, हमने तो कोई आज तक ब्रीच की भी नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि जो टनल एक्चुअली कोई उसमें हमने बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह ऐसे मतलब ब्लास्ट करते हैं ना पहाड़ों वाले एरिया में, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से, टीबीएम के माध्यम से हमने ये टनल बनाया था। तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर ऑफ कोर्स इंडियन एक्सप्रेस ने अपने लेवल पे रिसर्च करके ये सारी बातें बताई हैं कि 2009 से लेके अभी तक काफ़ी ब्रीचेस देखे हैं टीबीएम ने। तो एक मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ जो आपको अपने आंसर में लिखना है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट 2009 से उन्होंने क्या क्या ब्रीचेस देखी हैं। एक एग्जाम्पल जो आपको यहाँ से मिल रहा है कि अ स्ट्रिंग ऑफ एक्विफर इंग्रेस इवेंट्स, जिसमें मतलब क्या होता है, टीबीएम जो है ना बेसिकली इट ब्रेक्स इनटू रॉक, जिस रॉक में बेसिकली ग्राउंड वाटर है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक्विफर इनग्रेस है, ऑफ कोर्स फिर पानी निकलेगा, फिर उसके बाद सॉफनिंग ऑफ रॉक्स होगा, फिर उन्हीं लूज रॉक्स पे बना हुआ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो वो थ्रेटन हो जाएगी। द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव एआई क्रिएटिंग मीडिया विद सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। तो बेसिकली हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगेन चैट जीपीटी हैज कम अप, डेल ई इज कम अप, हैज कम अप, बहुत सारी चीजें। तो आपसे प्रीलिम्स में जनरेटिव एआई के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 4-5 स्टेटमेंट दी होंगी, तो आप लिखेंगे। अगर ना भी पूछी जाए तो फिर आप ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना कुछ हो रहा है, चैट जीपीटी तो एज सॉर्ट ऑफ ब्रॉट एक रेवोल्यूशन ही ले आई है ना। हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, एक्सप्लेन सेक्शन में भी देखा था, चैट जीपीटी हाउ डज इट वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो इसीलिए जनरेटिव एआई के बारे में आपको उस आंसर में भी लिखना पड़ेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स वाला सेक्शन आप पढ़ते हैं अपने जीएस3 के लिए, तो उसमें भी आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे ही। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपसे 3-4 एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे जनरेटिव एआई के, आप एग्जाम्पल बताइए तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या होंगे, पर उससे पहले जनरेटिव एआई है क्या। देखिए जनरेटिव एआई अभी यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स उसमें लिखा है, पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जनरेटिव एआई बेसिकली यूज करता है मशीन लर्निंग को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि वो एक नोवल फॉर्म ऑफ मीडिया, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, एनिमेशन हो, उसको जनरेट कर सके। जनरेटिव एआई मतलब जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, ओरिजिनली न्यू टेक्स्ट ला के देगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप चैट जीपीटी चलाइए, चैट जीपीटी को बोलिए कि आप मुझे एक फिक्शन बना के दो इन विच देयर इज हिटलर बट विद एम्पैथी एंड कंपैशन, तो वो आपको बना के देगी, बिकॉज आई डन इट। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये कहीं प्रेजेंट है, ये कोई स्टोरी छपी हुई है, कोई किताब छपी है इसमें हिटलर, जहाँ पे हिटलर के कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैशन और एम्पैथी भी हो उसमें। हम तो उसकी स्टोरी पढ़ते हैं ना कि ब्रूटल था, ये था, वो था, पर उसने बना के दी।
एक बहुत शानदार स्टोरी, छोटी सी ब्रीफ सी, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नोवल फॉर्म ऑफ जो बेसिकली जनरेट करना जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया टेक्स्ट, नई ऑडियो। आपने बोला कार, तो वो आपको इमेज बना के, चैट जीपीटी तो नहीं जो डेल ई है, ठीक है, तो वो आपको इमेज बना के देगा कार का, जैसे भी आप बोलोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरेटिव एआई है और आपको पता होना चाहिए। डेल ई फॉर इमेज जनरेशन, चैट जीपीटी फॉर टेक्स्ट जनरेशन। ये आपके इंटरव्यू के लिए एग्जांपल्स भी मिल गए, ऑफ कोर्स आप आंसर में तो लिखेंगे ही। चैट जीपीटी कैन राइट ब्लॉग्स फॉर यू, कंप्यूटर कोड आपको बना के देगा, आप अपने असाइनमेंट्स करवा सकते हैं छोटे मोटे उससे, इफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉम्प्ट व्हाट इज, अब देखिए जब आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि जनरेटिव एआई क्या होता है, तो हम इसी के मुंह से सुन लेते हैं जनरेटिव एआई क्या होता है। तो जैसे हमने देखा, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू ओरिजिनल कंटेंट और डेटा यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक। और आपने जैसे अगर कोई जनरेटिव एआई है जो म्यूजिक जनरेट करता है, तो आपने उसको बोला कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप किस पे, बरसात पे या बारिश पे एक बना के दीजिए मुझे गाना, तो फिर वो एक नया सा गाना बना के दे देगी कुछ भी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये सारी चीज़ें जनरेट करना, जनरेटिव एआई वर्क्स बाय ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन अ लार्ज डेटा सेट, देन यूजिंग द मॉडल टू जनरेट न्यू प्रीवियसली अनसीन कंटेंट दैट इज सिमिलर टू द ट्रेनिंग डेटा। अब देखिए, लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़े डेटा सेट से उसको वाकिफ करवाया जाता है, फिर उसी को तोड़ मरोड़ के, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी भी करेंगे ना, तो उसके 3-4 सेट फॉर्मेट्स हैं। वो स्टोरियाँ वैसी बना के देती है कि वन डे इट वाज, मतलब जैसे आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली कि एक और मैंने उसे फिक्शन लिखवाई थी, जिसमें फिर मैंने 3-4 लिखवाई, तो मुझे पता चला कि अच्छा थोड़ी सी लिमिटेशन है। इसका सेट एक फॉर्मेट है कि ये एक स्टॉर्मी नाइट थी, उस दिन यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था, ऐसे बहुत ज़्यादा स्टार्ट करती है। तो ये क्योंकि डेटा सेट, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए दिस। ऑफ कोर्स जब डेटा सेट एक है, तो उसमें बायसेस भी आ सकती है। किसी ने बोला हुआ है अफेयर गर्ल, अ ब्लैक बॉय, ऐसे भी तो बोल सकती है ना, रेशियल बायसेस भी हो सकता है। तो ये जनरेटिव एआई का थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें। अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर आपने ब्रांड मैसेजिंग करनी हो, तो आप डालिए मेरा ये ब्रांड है और ऐसा कुछ बना के मुझे लोगो दो, तो लोगो बना के दे देगा डेली आपको, ठीक है। या फिर इस तरह की चीज़ें, कोई टेक्स्ट, कोई ब्लॉग लिखवाना है, तो वो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया, चैट जीपीटी आप बोलेंगे, गिटहब बोल सकते हैं आप, को पायलट 6 बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको कोड जनरेट करके देते हैं, ठीक है। तो अगेन कोड जनरेशन में ये एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। गिटहब तो शायद जो लोग इस तरह की चीज़ों से लिंक्ड हैं या फिर इसमें डील कर रहे हैं, उन्हें पता भी होगा, यूज़ करते होंगे आप में भी। ओके, नाउ दीज आर दी आर्टिकल्स जो बेसिकली हमें डिस्कस करना है काफ़ी ब्रीफली। स्वीडन कांट मीट टर्की डिमांड्स फॉर नेटो बिड। तो बेसिकली स्वीडन के पीएम ने बोला है कि अब टर्की ने हमें बोला कि आप बेसिकली रीपैट्रिएट कर दीजिए दोबारा से जो भी कर्डिश लोगों से रिलेटेड जो भी हैं आपके यहाँ पे पनाह ले रहे हैं, उनको वापस भेज दीजिए। हमने वो भी कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर अब हमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है टर्की। टर्की का कहना है कि स्वीडन मेरा साथ दे कर्डिस्तान वाले जो लोग हैं उनके साथ लड़ाई में। तो जो भी ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवाएंगे कर्डिश लोगों के ऊपर जो सीरिया में प्रेजेंट है या कहीं और प्रेजेंट है, तो उसमें स्वीडन एंड फिनलैंड शुड आल्सो प्ले अ रोल। तो स्वीडन ने कहा, देखिए देयर an extent to which we can give in to Turkey's demands. हम चाहते हैं नेटो का मेंबर बनना, हमने इतने सालों की जो हमारी सेल्फ इम्पोज नॉन अलाइनमेंट, मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की थिंग थी, उसको गिव अप किया, बट स्टिल देयर इज एन एक्सटेंट टू विच वी कैन डू इट। तो यहाँ पे बस इतना ही लिखा है। ओके, जयशंकर हेल्स रोल ऑफ सेंटर्स ऑफ फेथ अब्रॉड। क्योंकि हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात कर रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस में मैंने आपको बताया था कि आप जो प्रवासी फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे हमने कल देखे थे, श्याम कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंडिया हाउस बनाया था, भिकाजी कामा, है ना। ये सारे आप पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा सा कंटेंट प्रिपेयर कीजिए बहुत सारे डेटा वगैरह के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, क्योंकि पहला जो इवेंट है वो यूथ प्रवासी कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो इसीलिए आप एक क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा पे क्वेश्चन GS2 में बहुत बार आ चुका है, अगर क्वेश्चन एक ये आता है कि कैसे यूथ के लिए
जो भारतीय पॉलिसीज हैं यूथ डायस्पोरा के लिए कैसे कॉन्ड्यूसिव होनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखने के लिए आने चाहिए। क्योंकि देखिए अब क्या है कि यूथ ना यूजुअली हमसे कनेक्ट नहीं कर पाता, कनेक्ट लूज कर देता है, क्योंकि हमारे सेंटर्स ऑफ फेथ, हमारे टेम्पल्स, हमारा योगा, म्यूजिक वहां तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन अभी क्या है कि अबू धाबी में हमने देखा 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन ले की थी, वहां पे टेम्पल हैज बीन ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड, है ना। हमने सऊदी अरेबिया में अभी रिसेंटली देखा। सो अ लॉट इज हैपनिंग कि जो सेंटर्स ऑफ फेथ है दे आर रीचिंग अब्रॉड, सो द यूथ वुडंट लूज द कनेक्ट। और हमारी जो एम्बेसीज हैं इंडियन, सारी ऑलमोस्ट सारी एम्बेसीज योगा क्लासेस देती हैं बाहर, म्यूजिक इस तरह के वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, गरबा नाइट्स, है ना, और दिवाली पार्टीज। तो इससे क्या होगा, जो हमारा यूथ है दे डू नॉट लूज कनेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी पता है बात क्या है कि इकोनॉमी, जॉब्स, ये चीज कॉन्ड्यूसिव होनी चाहिए। तो भारत क्योंकि अब थर्ड लार्जेस्ट नेशन विद स्टार्टअप्स बन गया है, तो ये एक फैक्टर है, उनको काफी प्रेरणा मिलेगी कि हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स के साथ लिंक इन करके कोई काम किया जा सके एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से क्या मिलता है, तीसरा पॉइंट आपको मिलता है कि अभी रिसेंटली हमने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रिया के साथ, जिसमें हमने क्या बोला है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी भारत से आएंगे हम उनको वापस ले लेंगे। लेकिन हमको बदले में ऑस्ट्रेलिया से क्या मिला है कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पे जा रहे हैं वो स्मूथ, उनको एक वीजा रिजीम मिलेगा, क्योंकि उनके पास लेबर शॉर्टेज भी है, तो उनको तो यहाँ के बच्चे चाहिए जो इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो लेकिन हमने बोला उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने के लिए मिलती है, उनके वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो हमने बेसिकली ये बोला है कि दैट शुडंट हैपन। तो ऑफ कोर्स वी आर डूइंग अ लॉट जहाँ तक इस तरह के मोबिलिटी अग्रीमेंट्स आर कंसर्न्ड। ओके, तो ये एक फैक्टर है जो आप लिख सकते हैं। ना व्हाट इज ओके, ये देखिए जो आर्टिकल है पूरा, ये आपको ऊपर का सब कुछ पता है, हम देख चुके हैं कि क्या हुआ है हल्द्वानी में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उन्होंने एक ह्यूमन एंगल के पर्सपेक्टिव से देखा है कि बेसिकली आप एविक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार नहीं है। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने बोल दिया, जो 50-50 साल से ज्यादा लोग रह रहे हैं उनको वहां से निकलने के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे, बाकी सब कुछ आपको पता है, 1907 का क्या सीन था, 50, ये सब कुछ एवरीथिंग यू नो। Conflicts between occupants of public land and the state that wants to reclaim the land are a never ending saga in the country। ये पहली बार नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, ये एक never ending saga ही है। ओके, क्योंकि देखिए शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, ओके, और कहीं ना कहीं राइट टू शेल्टर उसको इनएडिक्वेट रिकग्निशन भी मिला हुआ है, यानी कि प्रॉपर रिकग्निशन राइट टू शेल्टर को नहीं भी मिला हुआ। तो इसीलिए जहां भी वेकेंट लैंड मिला तो जो मासेस हैं फिर उसको इंक्रोच ही करेंगे ना, जब घर तो कहीं उनको रहना ही है ना, चाहे वो वाटर बॉडीज का बेड हो, कोई रिवर बेड, या फिर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। दिस ऑफन लीड्स टू अटेम्प्ट्स टू evict द ऑक्यूपेंट्स एंड स्पॉन्स लिटिगेशन। फिर ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद सरकार, जैसे इस केस में रेलवे स्टेशन, बेसिकली जो रेलवे अथॉरिटीज हैं, एक समय के बाद वो अपने लैंड को रिक्लेम करने की दोबारा कोशिश करते हैं, फिर लिटिगेशन, क्योंकि वो इतने साल हो जाते हैं ना फिर उनको वहां पे रहते हुए, तो फिर लिटिगेशन बहुत ज्यादा। Invariably, there are claims to occupancy rights based on long years of stay at the same location. Of course, ये चीज हमने देख ली। देखिए पता है कई जगहों पे, यहाँ पे चलिए हमें समझ आता है ठीक था, पर कहीं जगहों पे ना सच में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का भी आप पास्ट उठा के देखिए, वो जगह इतनी सेंसिटिव होती है कि वहां पे एविक्शन करना पड़ता है। ऑफ कोर्स रिहैबिलिटेशन हो, पर कहीं जगहों पे एविक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सच में इलीगल ही होती हैं वो एनक्रोचमेंट। जैसे अगर मॉन्यूमेंट्स के बिल्कुल आप अंदर एनक्रोचमेंट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो देर आर कहीं ना कहीं के गलत ही है। देर आर कोर्ट जजमेंट्स दैट स्ट्रेस रिहैबिलिटेशन मेजर्स एंड कंसल्टेशन। तो वही आप रिहैबिलिटेशन मेजर्स लेके आइए, आप कंसल्ट कीजिए जिनको आप इफेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, some courts have also recorded the view that mandatory rehabilitation may prove to be an incentive for encroachment। द हल्द्वानी एविक्शन एफर्ट हैज अनफॉर्चुनेटली, अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और पता नहीं क्यों हर एक छोटा सा कुछ भी होता है, चाहे अभी हमने रिसेंटली देखा क्रिकेट बाहर है, जीत कोई और बाहर है, लड़ाइयाँ हमारे यहाँ पे हो जाती हैं, उसमें भी कम्युनल ओवरटोन्स।
कि मतलब जो वहाँ पे रेजिडेंट्स है वो मोस्टली मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है कि उनको अर्ली इतना ज़्यादा फोर्सफुल एविक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं, इस वजह से द हाई कोर्ट इज़ डूइंग ऑल ऑफ दैट, एंड ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड, और इंडिया का जेन्युइनली रिहैबिलिटेशन में एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। प्रोमिस तो बहुत सारे किए जाते हैं, डैम्स वगैरह जब बनते हैं तब भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, पर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड दिस केस प्रिवेंट्स, तो इसीलिए बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इसको स्टे लगा ही दिया है, तो उसके पास एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक कोई गाइडलाइंस लेके आए कि अच्छा दिस इज द मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल रिहैबिलिटेशन, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट डू दिस एविक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट शुड डू। ओके, दिस एडिटोरियल सेज दैट। देखिए ये एक एथिक्स का एग्जाम्पल है आपके लिए, या वैसे भी एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट संबंध। प्रोजेक्ट संबंध यहाँ पे पता है आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। जो रिटायर्ड कर्नल है वेम्बू शंकर, वेम्बू शंकर जी बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट संबंध चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत लोग जो बैटल फील्ड पे नहीं मरते, पर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनकी जान ऐसे नहीं जाती पर नॉन ऑपरेशनल पर्पजेस की वजह से, किसी और दिक्कत की वजह से, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनके जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी जो विडो होगी, उनको तो बहुत सारी प्रेफरेंसेस स्कीम्स के तहत बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को लगता है कि शायद हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है, और एक टाइम के बाद दे लूज द कनेक्ट। एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, फाइनेंशियल है, इमोशनल है, सोशल है चैलेंजेस। तो इसीलिए व्हाट वेम्बू शंकर जी इज डूइंग कि एक वन मैन फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। तो वेम्बू शंकर जी क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट संबंध चला रहे हैं, जिससे वो पूरी कंट्री को ट्रिवर्स करते हुए ऐसे फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जिनके जो सोल और प्राइमरी ब्रेड विनर थे फैमिली के वो चले गए, या बहुत सारा उनको सोशल चैलेंजेस देखना पड़ रहा है। तो वो उनको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत सारे आपको पता ही नहीं है कि आपके राइट्स हैं, और इस तरह की स्कीम्स आपके लिए भी अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कनेक्ट करूंगा डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के साथ, ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट विद देम, यू कैन गेट सपोर्ट, यू कैन मे बी हैव सोशल सपोर्ट फ्रॉम देम, फ्रॉम देयर साइड, यू कैन हैव you have a lot of scholarships you don't know about, your children can have them. So around 15,000 families they've gotten around rupees 1 crore financial assistance, हमने यहाँ पे देखा है। तो ये वेम्बू शंकर जी ने एक सिंगल हैंडेडली ये इंश्योर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट संबंध आप बेसिकली लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए जब आप आर्मी वगैरह के बारे में कोई क्वेश्चन GS3 में भी आता है ना, इंटरनल सिक्योरिटी पे, तो आप लिख सकते हैं कि बहुत एक फिनेंशियल चैलेंज होता है, एक सोशल चैलेंज होता है ना। तो ये एक जो उनकी फैमिली है उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फेक इंडियन कोविड मेडिसिन फ्लडिंग चाइनाज ब्लैक मार्केट, नाउ दिस इज नथिंग, एक्चुअली चाइना में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था पैक्सलोविड का, है ना। तो पैक्सलोविड का बेसिकली जो फाइजर की मेडिसिन है, ड्रग है, ठीक है, तो इनका बेसिकली शॉर्टेज हो गया था क्योंकि इतना ज़्यादा कोविड सर्ज है ना। तो फिर इन्होंने बेसिकली बहुत सारा ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा महंगा बिकने लग पड़ा ये मेडिसिन, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अभी चाइना के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो वार्न कर रहे हैं कि इंडियन जेनेरिक वर्जन है ना, जो मेडिसिन, इंडियन जेनेरिक मेडिसिन है, उनके फेक वर्जन ब्लैक मार्केट में स्प्रॉल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक थ्रेट है। देखिए इंडियन जो फार्मेसी है वो ऑलरेडी रिसेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, चाहे वो गैम्बियन डेथ्स हो, चाहे वो भी रिसेंटली जो हमने उज़्बेकिस्तान में डेथ्स देखी हैं। तो ऑल्दो एक कॉजल इफेक्ट तो नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, बट स्टिल अगर हम सच में फार्मा हब बनना चाहते हैं, सो इट इज़ अ डेंट ऑन आर इमेज। तो बट हम बनना चाहते हैं, ये तो हमारा ड्रीम है कि हम बने और बन सकते हैं, बट फैक्ट ये है अभी ये तो फेक है इंडियन वर्जन। तो इस तरह के जो प्लॉट है इंडिया को भी basically communicate करना चाहिए that these are not the Indian versions of generic medicines. These are not our medicines. Of course, these are the fake versions of our medicines. So, of course, if it is sprawling, so it's not our fault. So, India should come forward and clarify these things. Thank you so much. Please like the video.